वो छोटा सा एक मंजिला घर था। मेरे जहन में झमाका सा हुआ, यही मकान गगन का ठिकाना हो सकता है। इससे पहले कि संगी मसनद के गिर्द मौजूद अफराद मेरी तलाश का दायरा बढ़ाएं, मुझे गगन के पास पनाह हासिल कर लेना चाहिए। मेरे पास ज्यादा सोच विचार करने की मोहलत नहीं थी। उन चारों अफराद की तवज्जो संगी मसनद और आसपास की जगह मरकूज थी। मेरी तलाश में सरगर्दा शिकारी उस तरफ मुतवज्जे हो जाते तो मेरे लिए गगन के घर में घुसना मुश्किल हो जाता। मैंने उन चारों की तरफ देखा। उनकी टॉर्च का रुख उस वक्त जोधी मस्जिद से आगे बैरूनी दीवार के साथ उगे बड़े बड़े दरख्तों की कतारों की तरफ था। ये मौका बहुत साजगार था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते में दरवाजा खोलकर गगन के घर में घुस गया। मैंने अंदर कदम रखते ही अपने अकब में दरवाजा बंद किया और पिस्तौल सीधा रखते हुए तेजी से अपने सामने मौजूद घर के माहौल का जायजा लिया। मैं एक छोटे से पुख्ता सहन में खड़ा था, जहां एक ही दीवार पर एक बरकी कुमकुमा रोशन था। सामने एक बरामदा था जिसमें 2 कमरों के दरवाजे खुलते थे। उस वक्त उनमें से बाएं तरफ वाले कमरे का दरवाजा गालिबन मुकफ्फल था। अलबत्ता दाएं तरफ वाला कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन मुझे वहां कोई दिखाई न दिया। मैं अंदाजा ही लगा सकता था कि गालिबन गगन भी शोर सुनकर बेदार हो गया होगा और अब बाहर मुझे ढूंढने वालों में वो भी शामिल है। खैर, उसे अपने मकसद में नाकाम और नामुराद होकर बिलाखिर यहीं पहुंचना है। मैं बेफिक्र होकर यहाँ उसका इंतजार कर सकता हूँ। ये सोचकर मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा और खुले कमरे में दाखिल हो गया। वो बड़ा सा कमरा मुझे ख्वाबगाह और मुताल्लागाह का इम्तिजाज नजर आया। 2 तरफ की दीवारों के साथ बड़ी और मजबूत किस्म की चारपाइयां पड़ी हुई थी, जिन पर साफ सुथरे बिस्तर बिछे हुए थे, जबकि तीसरी दीवार के साथ लिखने पढ़ने के लवाजिम से आरास्ता एक मेज और कुर्सी रखी थी, जबकि उनके साथ ही किताबों से भरी शीशे के दरवाजों वाली एक चौड़ी सी अलमारी मौजूद थी। मैं दाएं तरफ वाली चारपाई पर बैठ गया। वहां से मकान का दरवाजा देखने के लिए मुझे चारपाई से उठकर 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत थी, लेकिन मैं दरवाजे के सामने वाली चारपाई पर बैठने की हिमाकत भी नहीं कर सकता था। प्रदीप ने बताया था कि गगन अव्वल दर्जे का बुज़दिल इंसान है। घर में दाखिल होते ही मुझ पर नजर पड़ती तो ऐन मुमकिन है कि वो बुरी तरह हवास बाख्ता हो जाता। उसे बजा तौर पर लगता कि मैं ही वो घुस बैठिया हूँ जिसे वो सब ढूंढते फिर रहे हैं। ऐन मुमकिन है वो भी मुझे देखते ही मदद तलब करने के लिए चीखो पुकार करने लगता, और इससे पहले कि मैं उसे समझाता कि मैं उसका दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, मुझे गर्दन से जकड़ लिया जाता। रही सही कसर मेरे कब्जे से पिस्तौल बरामद होने पर पूरी हो जाती। अगले 10-12 मिनट मुझ पर काफी गिरां गुजरे। आसाब कशीदा होने की वजह से लग रहा था कि ये इंतजार खत्म ही नहीं होगा। उधर मेरा जहन कयास आराइयों में मसरूफ था कि मुझे देखकर और बात करके गगन कैसा रद्द अमल जाहिर करेगा। प्रदीप का हवाला उसे मुझसे ताउन पर जरूर मजबूर कर देगा, लेकिन मैं उसे अपने जिन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या मैं उसे आमादा कर पाऊंगा? बिलाखिर दरवाजे पर खटपट हुई। मैं जल्दी से उठा और दरवाजे के दाएं किवाड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। मेरे कान घर के दरवाजे की तरफ से आने वाली गुफ्तगू की धीमी आवाजों की तरफ लगे हुए थे। मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसके साथ ही 2 अफराद के दरमियान गुफ्तगू की आवाज मजीद वाज़ेह हो गई। हैरत अंगेज तौर पर उन दोनों की बातें मेरी समझ में आ रही थी। मैंने उनमें से एक को हैदराबादी लहजे में उर्दू बोलते सुना। बोला, मुझे तो लग रहा है कप्तान हुजूर, आपके उस साथी नटवर ने कच्ची दारू पी ली है, वो भी पेट भर के। इतनी देर से समझा रहा हूँ कि भड़मानस एक ख्याली मखलूक है, असल में ऐसी कोई चीज वजूद नहीं रखती, फिर भी कहे जा रहा है यू डेलो यू डेलो। जवाब में किसी ने रोहतकी लहजे वाली उर्दू में कहा, आप ठीक कह रहे हैं शाहजी, नटवर पीता पिलाता तो नहीं है, पर लगता है आज उसने खाना कुछ ज्यादा खा लिया है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। उसकी बात सुनकर शाहजी हंसा। बोला, ये सिर्फ उल्टी सीधी बातें नहीं करता, इसे तो ऊट पटांग चीजें भी दिखाई दे रही हैं। यू डेलो, ये कहकर उसने कहा लगाया। कप्तान ने भी उसका साथ दिया। इन गिनती के जुमलों में ही मेरे जहन में मौजूद कई सवालात के जवाब मौजूद थे। आपस में बात करने वाले वो दोनों अफराद में एक फौजी कैप्टन है, जो गालिबन किंग कोठी की सिक्योरिटी का इंचार्ज या कम से कम आला ओहदेदार होगा। वो जिसे शाहजी कहकर बुला रहा था, वो यकीनन उस घर पर जोधी मस्जिद के पेश इमाम के भेस में काबिज गगन ही है। और कुछ देर पहले मुझे मस्जिद की तरफ जाने वाली रविश पर अचानक टकराने वाला शख्स कप्तान साहब का मातहत है, जो खुदा जाने तारीकी की वजह से या भयानक कहानियां पढ़ने या सुनने की आदत के तहत मुझे मखसूस हालात में भेड़िए में तब्दील हो जाने वाला इंसान यानी भिड़ मानस समझ बैठा था। गगन ने वही लफ्ज कई मर्तबा यूडेलो दोहराया था, जो नटवर खौफ से चिल्लाते हुए कह रहा था। अब ये समझना मुश्किल नहीं था कि टेनिस कोर्ट के पास इन्हीं दोनों अफसर और मातहत से मेरा टाकरा होते होते रह गया था। ये दोनों उसी तरफ आ रहे होंगे।
गगन और कप्तान खुदा जाने दरवाजे पर ही खड़े बातें कर रहे थे या सहन में आ चुके थे। बहरहाल मुझे उनकी बातें वाज़े सुनाई दे रही थी। मैंने कप्तान को कहते सुना, शाहजी इस नटवर ने सारा मजा खराब कर दिया। इतनी अच्छी महफिल जमी हुई थी। अब आप आराम करो, मैं अब चलता हूँ। लगता है उसे उसकी बैरक में छोड़कर आना पड़ेगा। इस पर गगन ने एहतजाज भरे लहजे में कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई कप्तान जी, अभी तो चरस की पहली चिल्लम भी खत्म नहीं हुई। अभी हमने अपने गोलकंडा का हलवा खाने के प्रोग्राम पर तो बात ही नहीं की थी। नटवर को करम अली बैरक में पहुंचाकर वापस आ जाएगा, फिर हम तीनों दोबारा महफिल जमाएंगे। कप्तान ने कदरे खफगी से कहा, नहीं शाहजी, नटवर को अच्छी तरह समझाए बगैर बैरक में भेज दिया तो ये अपने साथियों के पास जाकर पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी कहानियां सुनाएगा। हम दोनों को तो भिड़मानस की बकवास पर यकीन नहीं, मगर उसके ज्यादातर साथी उसी जैसे जाहिल गंवार हैं। वो उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं वो सब राइफलें लोड करके यूडेलो की तलाश में न निकल पड़ें। खामखा का फसाद खड़ा हो जाएगा। गगन ने कायल होते हुए कहा, ये तो खैर तुम ठीक कह रहे हो बशेश्वर जी। उसकी बकबक से ये बात भी खुल सकती है कि तुम इतनी रात को उसके साथ मुझसे मुलाकात के लिए यहाँ आए हो और कोठी का खानसामा करम अली पहले से मेरे पास मौजूद था। ये बात फैली तो हम तीनों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसकी जबान बंद रखवानी वाकई जरूरी है। कप्तान ने कहा, इसीलिए तो मैं उसे खुद छोड़कर आने पर जोर दे रहा हूँ। मैं उसे सख्ती से कहूंगा कि उसने जो कुछ भी देखा है उसके बारे में अपनी जबान बंद रखे, वरना सब उसका मजाक उड़ाएंगे। गगन ने कहा, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा बशेश्वर जी। उसे धमकी दो कि अगर उसने किसी के सामने ये बकवास की और ये बात फैल गई तो तुम ऊपर रिपोर्ट भेज दोगे कि नटवर का दिमाग चल गया है और वो ड्यूटी के लिए फिट नहीं है। ये सुनने के बाद वो जबान खोलने की जरूरत नहीं करेगा। कप्तान ने कहा, तुमने ये बहुत काम का मशवरा दिया है शाहजी। ऐसा करते हैं, हलवा खाने के प्रोग्राम पर बात करने के लिए 1-2 दिन बाद फिर इकट्ठे होते हैं। तो अब मैं नटवर को साथ लेकर जाऊं? गगन ने कहा, बस कुछ देर और रुक जाओ, मैं उस खानसामा से भी गोलकंडा के हलवे के बारे में कुछ बात कर लूं, फिर तुम तीनों चले जाना। ऐसा करो, तुम नटवर के पास चले जाओ और करम अली को अंदर भेज दो। जवाब में कुछ देर खामोशी तारी रही। फिर मैंने गगन को किसी से बातें करते सुना। वो दोनों हैदराबादी उर्दू में ही आपस में बातें कर रहे थे, मगर उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि इक्का दुक्का अल्फाज के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। जबकि मैंने जो अल्फाज सुने उनमें निजाम के अलावा एक और लफ्ज ऐसा था जो मेरे लिए मानूस और साथ साथ चौंका देने वाला भी था। मैंने पहले लफ्ज मुजफ्फर करम अली की जबान से सुना और फिर गगन ने उसे दोहराया। बिलाखिर गगन के निस्बतन बुलंद आवाज में कहे गए इन जुमलों पर बात खत्म हुई। वो मैं उसी दिन तुम्हारे हवाले करूंगा। बस तुम्हें अपनी जबान बंद रखनी है और पूरी एहतियात से काम लेना है। कुछ और पूछना हो तो नमाज के वक्त मस्जिद में आ जाना। कुछ देर में मुझे दरवाजा बंद होने और कुंडी लगने की आवाज सुनाई दी। गगन अब यकीनन उसी कमरे में आने वाला था और हमारे एक दूसरे के रूबरू होने का वक्त आ पहुंचा था। लेकिन मैंने पहले कप्तान बशेश्वर और उसके बाद खानसामा करम अली के साथ गगन की जो पुरस्कार राजदाराना बातें सुनी थी उन्होंने मुझे चौंका दिया था और मैं उन तीनों की गुफ्तगू का मफहूम और पस मंजर जानने के लिए शदीद तजस्सुस में मुब्तला हो चुका था। मुझे गगन का सामना करने से पहले इस पूरे मामले पर गौर करने के लिए कुछ वक्त दरकार था। लिहाजा मैं तेजी से हरकत में आया और घुटनों के बल चलता हुआ बड़ी चारपाई के नीचे जा घुसा। मैंने भारी कदमों की आवाज सुनी और फिर सफेद पाजामा और नरम चमड़े की स्याह गुरगाबी पहने कोई भारी भरकम शख्स कमरे में दाखिल हुआ। वो जूतियां उतार कर चारपाई पर बैठा तो उस बेजुबान चीज ने बुलंद चरचराहट के साथ रहम की भीख मांगी। चारपाई के निचले हिस्से में नमूदार होने वाला छोटा सा उल्टा टीला भी गगन के भारी तंतोष की गवाही दे रहा था। मैं उस शख्स गगन का एक मजहूल और मजे का खेज बहरूपिये की शक्ल में एक खाका जहन में लेकर यहाँ पहुंचा था, लेकिन उसका ये पुरस्कार रूप देखकर मेरी अकल हैरान हो गई थी। खुदा जाने प्रदीप का इसके बारे में तासुर सतही है या ये गगन परतदार शख्सियत का मालिक है। फिर मेरा जहन कुछ देर पहले के मुशाहिदात का तज्जिया करने में मसरूफ हो गया। मेरे उस तरफ पहुंचने और संतरी नटवर की तरफ से भिड़मानस करार दिए जाने से पहले यहाँ चिल्लम के जरिए चरसनोशी की महफिल गर्म हो चुकी थी, जिसमें गगन, कप्तान बशेश्वर और खानसामा करम इलाही शरीक थे। उन तीनों की गुफ्तगू से लग रहा था कि नशइयों की ये टोली पहले भी ऐसी मंडली जमाती रहती है और बज़ाहिर चरस ही इन तीनों बिल्कुल अलग तरह के लोगों के यकजा होने का सबब हो सकती है। लेकिन मैंने उन तीनों की जो बातें सुनी थी उनसे मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि बात इन तीनों की चरसनोशी तक महदूद नहीं। इन तीनों के दरमियान कुछ और भी खिचड़ी पक रही है। ये गोलकंडा के हलवे की दावत का मतलब क्या है?
क्या ये हैदराबाद दक्कन रियासत की कोई खास सौगात है? गगन उसे किस बारे में जबान बंद रखने और एहतियात बरतने का इंतबाह और कौन सी चीज उसके हवाले करने का जिक्र कर रहा है? और ये मुजफ्फर कौन है जिसका गगन और करम अली ने बारी बारी जिक्र किया है? हैदराबाद दक्कन के बासी एक मुजफ्फर को तो मैं जानता हूँ। क्या दोनों वाकई मुजफ्फर पैलेस के मालिक मिर्जा मुजफ्फर अली बेग ही का जिक्र कर रहे हैं? लेकिन उस बज़ाहिर साफ सुथरे इंसान का इन मशकूक किरदारों से क्या ताल्लुक हो सकता है? मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि मामला खतरनाक और संजीदा है और मुझे उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे इन सब सवालों के जवाब दरकार थे और वो भी जल्द अज जल्द। उसके बाद ही मैं सूरत हाल को पूरी तरह समझ पाता और अपना आइंदा का लाहे अमल तरतीब देने के काबिल हो पाता। मुझे बखूबी अंदाजा था कि ये सब जवाब मुझे उस खबीस बहरूपिये गगन ही से मिल सकते हैं। रज़ाकाराना तौर पर या बिल जबर मुझे उसे जबान खोलने पर मजबूर करना चाहिए। तभी चरस उगलने की करीह बदबू कमरे में फैलने लगी। ये बू मैंने पहले भी महसूस की थी, ताहम उस वक्त उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं थी। धुएं के मरगूले भी दिखाई दे रहे थे। गगन अब बशेश्वर और करम अली की गैर मौजूदगी में तन्हा ही चिलम में सुलगती चरस से लुत्फानंदोज हो रहा था। मैंने चारपाई के नीचे फर्श पर दरपेश इस नाखुशगवार सूरत हाल से जान छुड़ाने का इरादा किया। अब अचानक नमूदार होकर गगन के हाथों के तोते उड़ाने का वक्त आ गया है। ताहम मैंने कुछ सोचकर अपना ये इरादा तर्क कर दिया। उसे पहले से मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म न होना मेरे मकसद के लिए ज्यादा मुनासिब है। मुझे मजीद कुछ इंतजार करके फिर उसके सामने नमूदार होना चाहिए। गगन का बजरिया चिल्लम चरस नोशी का सिलसिला मजीद निस्फ घंटे जारी रहा। कमरे में गलीज धुआं मंडलाता रहा। कमरे का दरवाजा खुला न होता तो शायद मेरा दम घुट जाता, बल्कि शायद मैं खुद भी मदहोश हो चुका होता। खुदा खुदा करके गगन बिस्तर पर दराज हुआ और कुछ ही देर में कमरे में उसके हल्के भारी खर्राटे गूंजने लगे। उसके सोने का यकीन होते ही मैं चारपाई के नीचे से निकला और मलकुल मौत की तरह उसके सर पर सवार हो गया। मैंने पिस्तौल निकालने की जरूरत महसूस नहीं की, ताहम वो लम्हा भर में मेरी गिरफ्त में आ सकता था। गगन छत की तरफ मुंह खोले चित सो रहा था। मैंने उसका शाना पकड़कर काफी जोर से झंझोड़ा। गगन, जाग जाओ, तुम्हारा मेहमान आया है, इस्तकबाल करो। मेरी इब्तिदाई कोशिशों का सिर्फ इतना नतीजा बरामद हुआ कि उसके खर्राटे वक्ती तौर पर बंद हो गए और वो करवट के बल हो गया। मैंने इस मर्तबा ज्यादा सख्ती से झंझोड़ा और साथ ही लगभग डपट कर कहा, अब जाग भी जाओ यार, क्या चरस पीकर सो रहे हो? खुदा जाने मेरे अल्फाज ने उसके खाबिदा दिमाग पर दस्तक दी या सख्त लहजे और झंझोड़ने ने काम दिखाया। बहरहाल उसने झुरझुरी लेकर आंखें खोल दी। ये अलग बात है कि उसे पूरी तरह होशो हवास में आने में कुछ मजीद वक्त लग गया। कुछ देर के बाद चारपाई से पांव लटकाए बैठा हैरानी और खौफ से फटी फटी नजरों से मुझे घूर रहा था। मैंने गगन की हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, यार तुम्हारे औसान क्यों खता हो गए हैं? डरो नहीं, मैं कोई जिन भूत या चोर डाकू नहीं, बल्कि तुम्हारा मेहमान हूँ। तुम्हारे हैदराबाद में मेहमानों का इस तरह इस्तकबाल किया जाता है? मेरी बात सुनकर वो जैसे ख्वाब से बाहर आ गया। उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ गए? मैंने मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में कहा, तुम शायद अब भी पूरे होश में नहीं हो। मैंने बताया ना कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ और तुम्हें मुझसे इज्जत से बात करना चाहिए। पहले अपना लहजा ठीक करो, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। उसने लहजा तो नरम कर लिया, ताहम उसकी आंखों में अब हैरानी और शुकूक शुबहात की फरावानी थी। बोला, ठीक है, अब बताओ कि तुम कौन हो और इतनी रात गए किस मकसद के लिए यहाँ आए हो? मेरे घर का दरवाजा तो अब भी बंद है। मैंने नरम लहजे में कहा, मैं दीवार फांद कर अंदर आया हूँ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ आया हूँ। उसने लगभग झुंझुलाकर कहा, लेकिन तुम हो कौन? मैंने उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, मेरा नाम रोशन सपरो है और मुझे प्रदीप ने तुम्हारे पास भेजा है। मेरी जबान से प्रदीप का नाम सुनकर वो बुरी तरह चौंका। उसने कदरे हकलाते हुए दोहराया, प्रदीप, तुम गोटी से आए हो? मैंने इस बात में सर हिलाकर राजदाराना लहजे में कहा, हाँ, मैं मिशन को हतमी शक्ल देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। जाने क्यों मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर वो कुछ बौखला सा गया है। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम किस मिशन की बात कर रहे हो और मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें वाकई प्रदीप ने भेजा है? मैंने कहा, प्रदीप ने मुझे सफेद और काली मुर्गियों की जोड़ी तुम्हारे पास लाने की हिदायत की थी। कहा था फिर तुम मेरी बात मानने में देर नहीं लगाओगे। मगर फिर मुझे पता चला कि किंग कोठी में आने जाने वालों की गहरी छानबीन की जाती है, तो मुझे चोरी छुपे तुमसे मुलाकात करने का फैसला करना पड़ा। मेरी बात सुनकर गगन की आंखें खौफ से फैल गईं। बोला, तुम कोठी की दीवार फलांग कर यहाँ आए हो? मैंने अपने लहजे में बेपरवाही लाते हुए कहा, हाँ, मजबूरी थी, मगर तुम्हारे बनाए हुए नक्शे की मदद से मुझे तुम्हारे ठिकाने तक पहुँचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई।
बस एक पहरेदार से सामना होने की वजह से मुझे एक दरख्त पर चढ़कर काफी देर तक छुपा रहना पड़ा। मेरी बात सुनकर वो एक बार फिर चौंका। अच्छा, तो वो तुम थे जिसे वो संतरी भिड़मानस कह रहा था? मैंने अनजान बनते हुए कहा, भिड़मानस? फिर मैंने कदरे मुश्तइल होने का नाटक करते हुए कहा, लगता है वो भंग या चरस का नशा करता है, इसीलिए मैं भिड़मानस नजर आया हूँगा। वो तो मुझसे बचकर भाग निकला, वरना मैं उसे वहीं ढेर कर देता। ये सुनकर गगन ने हैरानी से मुझे देखा और तंज की झलक वाले लहजे में बोला, तुम्हें शायद पता नहीं है, नटवर अपनी पलटन का सबसे जानदार लड़ाका है और उसके पास पक्की राइफल भी है। मैंने बेनियाजी से कहा, वो इतना बड़ा 30 मार खान होता तो डर के न भागता। पक्की राइफल का फायर तो असल भेड़िए को भी मार गिराता है। वैसे तुम्हें भी मेरा पता नहीं है। वो नटवर अपनी पलटन का सबसे ताकतवर लड़ाका है तो मैं भी प्रदीप की फाइटिंग फोर्स का लीडर हूँ। मैंने इंग्लैंड से कमांडो ट्रेनिंग ले रखी है। ऐसे 2-4 फौजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसे तो मैं खाली हाथ ढेर कर देता। मुझे लगा कि इतने पुरएतमाद लहजे में मेरा दावा सुनकर वो यकदम मरूब हो गया है। मैंने लोहा देखकर जरब लगाई, कहा, मैं इस वक्त सुनीता भवन में उसकी पूरी फोर्स को कमांडो ट्रेनिंग दे रहा हूँ। प्रदीप ने मुझे ये बताने के लिए तुम्हारे पास भिजवाया है कि उसने मुझे पूरे मिशन पर अमल दरामद का इंचार्ज बना दिया है और मुझे किंग कोठी का जायजा लेकर अपने मिशन को फाइनल शक्ल देना है, और ये मैं तुम्हारी मदद से करूंगा। मैंने अपनी बात मुकम्मल करके गगन का जायजा लिया। उसने मेरी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम जो कुछ मालूम करना चाहो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तुम लोगों ने कब मिशन को पूरा करने का प्रोग्राम बनाया है? मैंने कहा, 15-20 दिन के अंदर। हमारे पास सारे मतलूबा हथियार आ चुके हैं और हमारी फोर्स की कमांडो ट्रेनिंग भी अच्छी खासी पूरी हो चुकी है। वैसे भी मैं देख चुका हूँ कि यहाँ ड्यूटी देने वाली सिक्योरिटी फोर्स निकम्मी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं तनहा ये मिशन पूरा करके वापस जा सकता हूँ। गगन ने मेरी बात सुनकर नफी में सर हिलाया, बोला, यहाँ काफी सख्त सिक्योरिटी होती है, रात को गश्त भी होता है, मगर यहाँ तैनात पलटन में 2-3 दिन से हैजे की वबा फैली हुई है और आधे जवान बीमार पड़े हैं, मगर निजाम के रिहायशी हिस्से पर अब भी दिन रात 3 गार्ड्स की ड्यूटी है। मैंने हंसते हुए कहा, वहाँ तो 6 गार्ड्स की ड्यूटी भी लग जाए तो कम है। बुढ़ा करोड़ों रुपयों के खजानों पर नाग बना बैठा है। तुम्हें पता है ना अकेले जैकब हीरे की क्या कीमत है? उसने इस बात में सर हिलाया, बोला, ये तो तुम ठीक कह रहे हो रोशन जी। फिर कुछ उकताए से लहजे में बोला, मैंने नक्शे में किंग कोठी के रास्तों की काफी तफसील दे दी है। तुम ये बताओ कि मुझसे और क्या क्या पूछना चाहते हो? गगन के लहजे की बेजारी से मुझे लगा कि वो मुझसे जल्द अज जल्द जान छुड़ाने के चक्कर में है। उसके साथ ही उसके बारे में मेरे जहन में पनपने वाले शुभात मजीद जोर पकड़ गए। ताहम मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, यार तुमने नक्शा तो वाकई जबरदस्त बनाया है। थोड़ी सी कोशिश से यहाँ के सारे रास्ते और इमारतें जहन नशीन हो गई हैं। तुमसे मिलकर लग रहा है कि प्रदीप ने तुम्हारी बिल्कुल ठीक तारीफ की है। उसने वाकई बहुत समझदार बंदा यहाँ फिट किया है। तुम्हें देखकर ये ख्याल जहन में आ ही नहीं सकता कि तुम मौलवी नहीं बल्कि गगन हो, एक पैदाइशी कट्टर हिंदू। ये खुशामदी कलिमात सुनकर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उसका मिजाज यकदम खुशगवार हो गया और उसने फखर आमेज लहजे में कहा, मैंने यहाँ घुसने के बाद भी बड़ी मेहनत से मुसलमान आलिम का बहरू पक्का किया है। ये अलमारी में किताबें देख रहे हो, ये मैंने किंग कोठी के कुतुब खाने से ली हैं और इनमें से बहुत सी पढ़ भी चुका हूँ। निजाम मेरे दीनी इल्म का गर्विदा है। मैंने गुफ्तगू को अपने मतलब के मौजू की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, यार तुम वाकई बहुत कमाल के आदमी हो। अच्छा, तुम मुझे यहाँ के सिक्योरिटी के निजाम के बारे में बताओ। यहाँ कितनी फौजी नफरी ड्यूटी देती है और उनकी कमांड किसके पास है, और उस नफरी के पास कौन कौन से हथियार हैं? उसने मेरी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, यहाँ 22 फौजी जवान और अफसरान तैनात हैं। उनका इंचार्ज हरियाणा का एक रांगड़ कप्तान है। यहाँ के फौजी असलहा खाने में 20 पक्की राइफलें और 4 स्टिन गन्ने हैं। कप्तान और उसके मातहत लेफ्टिनेंट के पास सर्विस रिवॉल्वर भी है। मैंने बिलाखिर गगन की असलियत भांपने और अपने जहन में उसके बारे में पैदा हो जाने वाले शक की तस्दीक या तरदीद के लिए एक नपातुला सवाल फेंका। कहा, किंग कोठी की सिक्योरिटी के जिम्मेदार उस कप्तान का क्या नाम है और तुम्हारे उससे कैसे ताल्लुकात हैं? मेरी बात सुनकर उसने खासी बेनियाजी से कहा, उसका नाम बशेश्वर नाथ है। उससे मेरी कोई खास जान पहचान नहीं है। मेरा कभी कभार ही उससे सामना होता है। कोठी से बाहर जाते या आते हुए नजर आ जाए तो मैं उसे राम राम कप्तान साहब कहता हूँ। वो जवाब में सलाम मौलवी साहब का नारा लगाता है। बस हमारा इतना ही ताल्लुक है। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए भी उसने मुझसे नजरें चुराने की कोशिश नहीं की। उसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हो रहा था। ये शख्स प्रदीप के मंसूबे से हटकर किसी और ही इंतहाई गहरे चक्कर में है। मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास मोहलत बिल्कुल नहीं। ये उकदा हल करने के लिए मेरे पास बस आज ही की रात है। तभी गगन ने सवाल करके मुझे सोच से चौंका दिया।
बोला ये बताओ तुम गोटी से हैदराबाद कब पहुंचे थे? मैंने जवाब दिया कल दोपहर ही पहुंचा था। सारा दिन सारी रात आराम करने के बाद कहीं थकन उतरी और आज का सारा दिन किंग कोठी की रैकी करने में गुजर गया। गगन ने मेरी बात सुनकर असबात में सर हिलाया। बोला यहाँ आकर तो तुम प्रदीप की विद्यानगर वाली हवेली में ही ठहरे होगे। इससे पहले कि मैं इस गैर मुतवक्के सवाल का कुछ जवाब दे पाता, गगन ने बात आगे बढ़ाई। बोला मैं भी कुछ दिन वहाँ रह चुका हूँ। वैसे तो हवेली बहुत शानदार है, मगर एक मसला वहाँ बहुत तंग करता है। रेलवे लाइन साथ होने की वजह से रात को ट्रेन गुजरने से कई बार नींद खराब होती है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना रोशन जी? मुझे इस लम्हे में फैसला करना था कि उसके सवाल का क्या जवाब दूं। साहिबजादा इमादुद्दीन की हवेली का तो जिक्र ही मुमकिन नहीं। हाँ, ये कह सकता हूँ कि मैं प्रदीप की उस हवेली में नहीं बल्कि ताजमहल होटल में ठहरा हुआ हूँ। लेकिन इस सूरत में विद्यानगर में रेलवे लाइन के साथ वाक़े उस हवेली का जिक्र खत्म हो जाएगा जिसका गगन ने अभी इंकिशाफ करके मेरे लिए सोच के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इससे पहले कि गगन मेरी खामोशी से उल्टा सीधा नतीजा अखज करता, मैंने एक दरमियान का जवाब ढूंढ निकाला। कहा यार, प्रदीप जी ने मुझे कहा था कि अगर मैं चाहूं तो उनकी हवेली में कयाम कर सकता हूं, मगर यहाँ पहुंचने पर मैंने सोचा कि मेरे आने जाने का कोई वक्त नहीं होगा। खामखा हवेली के मकीनों को जहमत देने का क्या फायदा, इसलिए मैं ताजमहल होटल में ठहर गया। वैसे प्रदीप की उस हवेली में मुकीम कौन है? गगन ने मेरी बात सुनकर हल्का सा कहकहा लगाया। बोला अब तो सिर्फ उनके पुराने मुलाजिम अनुपम की हुक्मरानी है। अलबत्ता पहले प्रदीप की एक मखबूतुल हवास रिश्तेदार खातून और उसकी खातिमा भी वहाँ रहती थी, लेकिन प्रदीप ने 6-7 माह पहले बताया कि उन खातून ने पागलपन का दौरा पड़ने पर हवेली की छत से कूद कर खुदकुशी कर ली है। उसके बाद खातिमा की भी छुट्टी हो गई। उसके बाद से वहाँ उस खबीस लफंगे अनुपम का तन्हा राज है। प्रदीप जी तो अब कई माह बाद यहाँ का चक्कर लगाते हैं। गगन गोया अपने एक एक लफ्ज का मजा लेते हुए बात आगे बढ़ा रहा था और उसके लहजे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे एक मुसीबत ज़दा इंसान की नागहानी मौत का जर्रा बराबर भी अफसोस है। लेकिन उसने जो कुछ बताया था उससे मेरे जहन में पैदा होने वाले मोहूम से इम्कानात और शुकूक यकबारगी यकीन के दर्जे के करीब पहुंच गए। उस मजलूम खातून को मखबूतुल हवास करार देकर हवेली में कैद करना प्रदीप के उसी मखसूस तरीक़े वारदात के मुताबिक है जिसके तहत उसने सुनीता भवन में भी 2 मासूम लड़कियों को महबूस कर रखा है। और अगर मेरा कयास दुरुस्त है तो नाम नेहाद दिमागी दौरे के नतीजे में छत से कूद कर खुदकुशी की मुर्तकिब ये खातून उन्हीं मजलूम बच्चियों की माँ होगी। ये बात भी तकरीबन यकीनी है कि ये खुदकुशी दिमागी खलल नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने या गैर मुतनाही कैद तन्हाई से जान छुड़ाने का जरिया होगी। प्रदीप ने एक और मजलूम का कत्ल अपने नामा आमाल में लिखवा लिया था।